एवरीवन। तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछले पार्ट तक कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लिया था। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स से सेल्स पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं आज कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। तो आधा अधूरा तो करेंगे। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोट्स में क्या क्या आता है? यूकैरियोट्स में आता है प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल आते हैं और फंजाई आते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्योंकि क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म का। कैसे? ये देखो, ये है एक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऐसे हो गए। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इसमें। तो अब क्या होगा, इसका क्या होगा, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, मतलब कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म। बस यही बात है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स पॉसेज अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर एनवेलप। हाँ, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। ठीक है, इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। हाँ, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल के पास। ठीक है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। हाँ, उनके देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो नेग्ड था। ठीक है, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है और क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए। तो ये बात है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है, किसी में कोई चीज़ एब्सेंट होती है, तो ऐसे आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पॉसेज सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड अ लार्जर सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या क्या होता है, ये डिफरेंस में भी काम आ जाता है बहुत सी बार एग्जाम में। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस पूछते हैं, तो ये वाली जो लाइन्स हैं इनमें डिफरेंस के बारे में बताया, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं हम इन लाइन्स में। प्लांट एंड एनिमल cells are different as the former possess cell walls, plastid and large central vacuole which are absent in animal cell. On the other hand, animal cell have centrioles विच आर एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। हाँ, तो देखो, प्लांट और जो एनिमल सेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। ठीक है, जो कि किस में एबसेंट होते हैं? जो कि एनिमल सेल में एबसेंट होते हैं। वहीं पे एनिमल जो सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल होते हैं, जो कि प्लांट सेल में एबसेंट होते हैं। ज़्यादातर प्लांट सेल में वो एबसेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रल वैक्यूल और सेंट्रियोल्स अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, नहीं तो सेंट्रल वैक्यूल सेंट्रियोल्स में वो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, वैक्यूल मतलब एक ऐसे वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, एक सेकेंड, क्या हो गया, कहाँ, एक मिनट। हाँ, ऐसे ये होगा, ये वैक्यूल। ठीक है, वो वैक्यूम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल मतलब, हाँ ठीक है, आगे बात आपको ही समझ में। एक इम्पिटी, एक हॉलो स्पेस, ठीक है, प्रेजेंट होता है, वो वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वो एक्सेस वाटर निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जब प्लांट को हम वाटर देते हैं तो जो लीव्स होती हैं वो स्टोमेटा से वाटर ले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा जो नमी होती है, वो वैक्यूल के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, ये बात अभी यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मैंने बता दिया। अब बारी है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, एक मिनट। The detailed structure of the membrane was studied only after the
आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। हाँ देखो क्या हुआ था, जो डिटेल स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का वो हम कब पढ़ पाए, वो हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अच्छे से इन्वेंशन हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अच्छे से इन्वेंशन हो गया 1950s में, उसके बाद हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ पाए। पहले हम ऐसे मतलब उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है, ह्यूमंस उतना डिटेल में उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाए थे, नहीं जान पाए थे। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन ब्लड सेल्स, हाँ बल्कि केमिकल स्टडीज़ हो रही थी सेल मेम्ब्रेन पे, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे, इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके ऊपर स्टडी करने के बाद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइंड किया है, ठीक है, क्या किया, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइंड किया है कि मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। देखो तो क्या क्या है, दिस स्टडी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये स्टडीज से हमें ये पता चलता है सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादातर किस चीज़ की बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की, ठीक है। तो देखो स्टडीज करते करते हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला, अच्छा इसमें ये भी प्रेजेंट है, इसमें ये भी प्रेजेंट है। तो पहले स्टडी की थी उस पर पता चला कि लिपिड एंड प्रोटीन, फिर बाद में जो स्टडीज़ की थी उन पर ये भी पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। हाँ अभी उसके बारे में इधर आएगा, नीचे की लाइंस में आएगा, पर मैंने यहाँ पे बता दिया फिर कंफ्यूजन ना होना कि अभी तो बोला लिपिड और प्रोटीन होते हैं, अभी बोला कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो बता रही हूँ मैं, ठीक है। अभी लिपिड और प्रोटीन तक ही पता चला है। तो स्टडीज़ में पता चला कि लिपिड एंड प्रोटीन्स थे। द मेजर लिपिड्स आर फोस्फोलिपिड, ज़्यादातर कौन से लिपिड हैं, फोस्फोलिपिड एंड डेट आर अरेंज्ड, जो कि अरेंज्ड है बाइलेयर में, 2 लेयर्स में। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। हाँ तो देखो जो लिपिड है वो इस तरीके से अरेंज है कि उनका जो पोलर हेड है वो आउटर साइड है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब फोबिया, ठीक है। तो जिसको वाटर से डर लगता हो ऐसा, तो वो टेल जो है वो इनर साइड है। This ensure that the non-polar tail of a saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। हाँ जो नॉन पोलर टेल है, ठीक है, उसको ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो नॉन पोलर टेल है वो क्या है, एक्वस इन्वायरमेंट से बचने के लिए किधर है, इनर पार्ट्स में, ठीक है। इन एडिशन टू फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेंस कोलेस्ट्रॉल। अब फोस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली लिविट डेट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पॉजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ फिर मैंने बोला था देखो पहले स्टडी करी तो पता चला अच्छा लिपिड और प्रोटीन होते हैं, फिर और ज़्यादा स्टडी करी, फिर उसके बाद पता चला अच्छा सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। पहले लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ये भी पता चला। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन क्या बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड अटक क्यों रही हूँ। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेटअप। सॉरी पता नहीं ये वर्ड मैं क्यों नहीं प्रोनाउंस कर पा रही, मैं कर सकती हूँ लेकिन आज पता नहीं मेरी क्यों टंग जो है फंबल कर रही है, आई डोंट नो, ठीक है। होने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हंसना मत कोई। हाँ इन ह्यूमन बींग्स कहाँ पे थे, इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इराइथ्रोसाइट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। हाँ तो देखो जो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है, जो परसेंट रेशियो है वो क्या है, डिफ़र करता है डिफरेंट टाइप के सेल्स में, ठीक है, किसी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो कभी क्या होता है लिपिड ज़्यादा हो या कभी प्रोटीन ज़्यादा हो। लेकिन ह्यूमन बींग्स की जो इराइथ्रोसाइट है मतलब आरबीसीज जो हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है 52/40, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया प्रोटीन और ये हो गया लिपिड। आई बात समझिए, तो ऐसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. तो देखो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के डिपेंड में मतलब मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन किस क्लासिफाइड है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन द सरफेस होते हैं ऑफ मेम्ब्रेन में। ठीक है, सरफेस पे होते हैं, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शियली और टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो पार्शियली या टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये बात है। देखो अब अपन स्ट्रक्चर से देख के समझते हैं क्या क्या चीज़ अपन ने बोली। देखो सबसे पहले तो अपन ने बोला था कि जो लिपिड्स होते हैं, देखो ये रहे लिपिड्स, ये दिख रहा है, ये रहे लिपिड्स। ठीक है, मैं सोच रही हूँ मैं ये दूसरा कलर ले लूँ क्योंकि ये कलर इसी में रेड रेड मैच कर रहा है। ग्रीन इज़ ओके, हाँ आई थिंक ग्रीन इज़ ओके। थोड़ा तो डिफरेंट लग ही रहा है ना, वो मुझे उसमें लगा, उसमें क्लियरली दिख नहीं रहा था रेड, क्योंकि सब रेड रेड हो गए ना। तो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो लिपिड क्या होते हैं, ये रहे लिपिड। ठीक है, लिपिड ऐसे 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 बंधे हुए हैं। ठीक है, ऐसे इस मैनर में ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखो जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये देखो, ये आपको ये टेल दिख रही है, ये टेल दिख रही है। ठीक है, वो क्या है, वो इनर साइड में। और जो पोलर हेड है, ये हेड दिख रहा है, ये क्या है, आउटर साइड में। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हाइड्रोफोबिक टेल और पोलर हेड के बारे में समझ में आ गया होगा। हाँ, अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। देखो प्रोटीन दो टाइप के बताए थे हमने। ठीक है, पेरिफेरल और इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन और ये रहे पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे वो क्या है, आउटर साइड पे होंगे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे होंगे। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे वो पार्शियली और टोटली बरीड होंगे। तो देखो ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन, ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। देखो कहा था फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है लिपिड्स की। तो ये देखो ये दो लेयर्स दिख रही हैं आपको, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर। ठीक है, दिख रही है, एक लेयर दूसरी लेयर। हाँ, तो ये हाँ, और पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ है, ये देखो, ये जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आगे बात समझ में, पूरा स्ट्रक्चर आगे समझ में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में। ठीक है, पार्शियली बरीड और टोटली बरीड प्रोटीन्स हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता चल गया, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे भी पढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत बड़ा है इसके बारे में। अभी तो स्ट्रक्चर बता दिए, जो ऊपर देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, इसी के बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। हाँ, तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सबने इसका नाम क्या रख दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमने भी ऊपर देखा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने दिया था, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, 1972 में दिया था। एक सेकेंड, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी अंडरलाइन या हाईलाइट कुछ भी कर सकते हैं, अपनी NCERT बुक लेके बैठा करिए, उसमें मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ वो हाईलाइट कर सकते हैं, या कुछ मीनिंग्स में लिखती भी नहीं हूँ, बोलती हूँ तो वो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लेयर। हाँ, तो देखो इसके हिसाब से क्या होता है, इस मॉडल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, ठीक है, ऑफ लिपिड का कैसा नेचर है, क्वासी फ्लूइड मतलब हाफ फ्लूइड, मतलब पार्शियली फ्लूइड नेचर, ठीक है, मतलब हल्का सा फ्लूइड नेचर है। ठीक है,
तो ये नेचर कैसा होता है, लिपिड्स का होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इसके हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, द एबिलिटी टू मूव, वो क्या करता है, एबिलिटी टू मूव प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। हाँ, तो वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोटीन को लेयर में मूवमेंट की, ठीक है, मतलब कि विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। हाँ, मतलब देखो मैं बताती हूँ, ये रही बाइलेयर, ठीक है, ये रही लिपिड की बाइलेयर, 2 लेयर्स, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन मूव करने के लिए इसका जो नेचर होना चाहिए, इसमें प्रोटीन मूव करने के लिए इसका जो नेचर होना चाहिए, ये इसमें कैसा होना चाहिए, क्वासी फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फ्लूइड नेचर होना चाहिए, पार्शियली फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड कुछ बोल सकते हैं, हल्का सा फ्लूइड नेचर होना चाहिए, ठीक है। पूरा फ्लूइड नहीं होगा, मतलब पूरी पानी की तरह भी नहीं होगा, जैसे जेली टाइप नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है, वैसा होगा। आ गई बात समझ में, तो इसलिए ऐसा चाहिए होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ओवरऑल द बाइलेयर, ठीक है। तो ये जो क्वासी फ्लूइड होता है नेचर ऑफ लिपिड, वो क्या करता है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, ये क्या है, लेटरल मूवमेंट को सपोर्ट करता है प्रोटीन के ओवरऑल बाइलेयर, विथ इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरी बाइलेयर के अंदर ही, ठीक है, समझ गए। दिस एबिलिटी टू मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। हाँ, तो ये जो एबिलिटी टू मूव है मेम्ब्रेन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो लिपिड मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही, इसको क्या बोला है, फ्लूइडिटी बोला है, कि मतलब किस एबिलिटी से मूव कर रहे हैं उसको अगर मेज़र करें हम, तो उसको फ्लूइडिटी बोलेंगे। मतलब फास्ट करें तो ज़्यादा होगी फ्लूइडिटी, स्लो कर रहे हैं तो कम होगी फ्लूइडिटी, ये ऐसा, ठीक है। आ गई बात समझ में। The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion of endocytosis, cell division, etc. हाँ, तो ये जो मूवमेंट है, जब फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जो जैसे कि सेल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ये, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इसका फ्लूइड नेचर होना, ठीक है। सीक्रेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सीक्रेशन के लिए जो फ्लूइड नेचर होना इम्पॉर्टेंट भी है, क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। और एंडोसाइटोसिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और सेल डिवीजन एक्सेट्रा, इन सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it. The membrane is selectively permeable. हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एक्रोस इट। ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करती है अपने अंदर से। मतलब कि देखो, ये को मैं बताती हूँ, ये हो गया सेल, एक मिनट, हाँ नहीं बना रही, ये थोड़ा है बनाते, ये हो गया सेल, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल वॉल। मान लो कोई चीज़ सेल वॉल से यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इनको सेल के अंदर जाना है, तो ये जो करवाती है, वो मूवमेंट करवाती है इनका यहाँ से यहाँ, वो कौन करवाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ सेल के अंदर से भी कोई चीज़ बाहर करनी है, ठीक है। तो जो मूवमेंट है वो किस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है, मतलब कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती, मतलब उसको लगता है ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ चीज़ें, कुछ आयंस, कुछ प्रोटीन्स जो भी हो, वो अंदर जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। To some molecules present on the either side of it, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy
briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। हाँ देखो, कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है, मूव कर जाते हैं बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के पार चले जाते हैं, मेम्ब्रेन से अक्रॉस कर जाते हैं विदाउट, जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल दिया, ठीक है। मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स अगर मेम्ब्रेन को पास कर रहे हैं बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, तो उसको उनको क्या बोलेंगे, उनको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ऐसे ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अब जैसे कि हो गया न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. From higher concentration to lower, water may also move across the membrane from higher concentration to lower concentration। हाँ, तो न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन से, में अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। और आल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट भी, एग्जांपल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर में आल्सो अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये एक मिनट, हाँ ये सेल है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो अब क्या है, कुछ न्यूट्रल सॉलिड्स होंगे, ठीक है। न्यूट्रल सॉलिड्स मतलब उनके ऊपर कोई मतलब चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो और कुछ और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ और भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो क्या करती हैं, वो सिंपल डिफ्यूज़न से मूव कर सकती है। सिंपल डिफ्यूज़न मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मान लो सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूज़न। जैसे कि आप देखो, आपके घर में पानी की टंकी हो गई, या मतलब आप कभी भी वाटर का कुछ करके देखो, ठीक है। मान लो ये 2 टैंकर हैं, ठीक है। अब इसमें जो पानी है वो यहाँ तक भरा है, ठीक है, यहाँ तक भरा है, और ये क्या है, ये खाली है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऐसे पाइप जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा ना, ठीक है। इसमें से इसमें तो कुछ जा ही नहीं सकता ना, ठीक है। अगर मान लो ये इतना भरा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ही बात है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूज़न। जो चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही होगी उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूज़न। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट हो गए वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यही बात है यहाँ पे कि जो वाटर, उसको क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो मूव करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूज़न इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हाँ, अगर ये जो सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है ये वाटर के द्वारा हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से तो नहीं निकल सकते, मतलब है ना, जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसके थ्रू तो कैसे जाएंगे, तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है उनको, जिससे वो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर बाइलेयर से चले आए, ठीक है। जो टेल थी वो थी ना नॉन पोलर, तो उनको पोलर मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर बाइलेयर से जाने के लिए क्या चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं मतलब वो प्रोटीन के थ्रू उसके ऊपर बैठ के चले जाएँ, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिससे वो अपना ट्रांसपोर्ट है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस चले जाए, ठीक है, मेम्ब्रेन के पार चला जाए। अ फ्यू ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower concentration to higher concentration. Such as transport is an energy dependent across in which ATP is utilized and is called active transport. Example sodium potassium pump, ठीक है, Na+, K+,
पंप। तो क्या होता है, अब कुछ जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास नहीं कर पाते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को, तो उनको क्या चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है पास करने के लिए, ठीक है। तो मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दैट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिससे वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो क्या बोलते हैं जा पाए, ठीक है। कुछ जो आयंस होते हैं, फ्यू आयंस वो और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के पार अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, एनर्जी लगती है ऐसे ट्रांसपोर्ट में, एटीपी यूटिलाइज होती है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जैसे कि Na+ हो गए, K+ हो गए, ठीक है। पंप, अब मैं बताती हूँ इसका मतलब यही है। ये जो लाइन है इसमें ये बोला गया है कि कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के पार होते हैं, मतलब ये देखो ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे Na+ और K+, ठीक है, इनको मेम्ब्रेन के इस पार जाना है, ठीक है। और ये कैसे जाते हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट जाते हैं, मतलब कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो अब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। देखो अगर आप कभी भी वाटर को मूव करा रहे हो फ्रॉम लोअर पार्ट टू हायर पार्ट, में एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको एनर्जी लगेगी ना, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी लगेगी, ऊपर से नीचे आने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए एनर्जी लगेगी, ठीक है। हाँ, आप इसलिए समझ सकते हो कि देखो मतलब अभी हम हमारे अगर लोअर फेस पे और अगर हमें हायर फेस पे जाना है, हमारी ज़िंदगी के हायर सेल्फ पे जाना है हमें हमारे, ठीक है, तो हमें एनर्जी लगेगी, हमें डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और हमें जो चीज़ अचीव करनी है वो करनी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा अच्छे से, ये सब करना पड़ेंगे। लेकिन अगर हम हायर सेल्फ पे ही हैं अपने और हमें लोअर सेल्फ पे आना है अपने, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, बस वो चीज़ करना बंद कर दो, अपने आप लोअर सेल्फ पे आ जाओगे, ऐसा है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये है कि एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट क्या बोलता है कि भैया हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाओगे, अगर आप उसके अपोजिट जा रहे हो तो आपको एनर्जी लगेगी ना, कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो तो आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है, एनर्जी लगती है। तो एटीपी यूज़ होगी इसमें, ठीक है। और इसको हम कैसा ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। देखो आगे बात समझ में इतनी, हाँ ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल वॉल स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड, अगर आपको एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल, अगर आपको याद हो तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को ही सेल वॉल बोलते हैं। मतलब नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को सेल वॉल बोलते हैं, सॉरी सेल वॉल बोलते हैं। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। तो क्या ये क्या बनाती है, आउटर कवरिंग बनाती है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। मतलब कि देखो जिन ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है ना। ऐसे मतलब एक सेकेंड, ये नहीं, हाँ ये देखिए, ये ऐसे मतलब ये सेल वॉल हो गई, इसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या हो गया, कवरिंग, एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक आउटर कवरिंग हो गई, ठीक है। आ गई समझ में, है ना, वो हो गई सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, मतलब वो कह रहे हैं फंजाई और प्लांट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर कवरिंग हो गई सेल वॉल, ठीक है। क्या हो गई, आउटर कवरिंग क्या हो गई, सेल वॉल। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ना वो एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है ना, इसलिए बोला कि क्या बोल रहे हैं कि एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है, आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, किसमें, फंजाई और प्लांट्स में, ठीक है।
cell wall not only give shape to cell and protects the cell from mechanical damage and infection. जो cell wall है वो सिर्फ क्या है, क्या बोलते हैं, नॉट ओनली गिव शेप टू सेल, जो सेल है उसको सिर्फ शेप नहीं देती, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. जो सेल वॉल है वो क्या करती है, सेल को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती, नॉट ओनली गिव सिर्फ शेप नहीं देती सेल को, बल्कि क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है सेल को मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से. समझ गए क्या बोल रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो सेल को सिर्फ शेप नहीं देती, मतलब कि सेल के सिर्फ शेपिंग के काम नहीं आती, कि मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसलिए कि क्योंकि वो सेल को शेप दे रही है, पर ऐसा नहीं है. वो क्या करती है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी क्या करती है, सेल को बचाती है. ठीक है, सेल वॉल आउटसाइड इन्वायरमेंट से बचाती है सेल को, है ना, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है. आगे समझ में बात. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. It also help in a cell to cell interaction, provides barrier to undesirable macromolecules. हाँ, तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी काम आती है. ठीक है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन भी करती है और बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए. मतलब देखो, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में कोई प्रोवाइड नहीं, मतलब कि ये सेल वॉल हो गई, ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, ये फर्स्ट सेल की सेल वॉल हो गई और ये सेकेंड सेल की सेल वॉल हो गई, तो इनका इंट्रैक्शन करवाने में सेल वॉल मदद करती है. कि मतलब ऐसा नहीं है कि इंट्रैक्शन करवाने में मदद करे, अगर इनको इंट्रैक्ट करना है एक दूसरे से तो मदद करती है, जब भी तो वर्क कर पाते हैं आगे, है ना, तो वो हेल्प करती है. लेकिन क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती सेल के अंदर कोई भी, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. अनडिजायरेबल मैक्रो, देखो माइक्रो होता तो ज़्यादा छोटा होता है, मैक्रो इतना छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा. ठीक है, तो जो अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी सेल के अंदर जाने से रोकती है. ठीक है, समझ में आया, उनको भी सेल के अंदर जाने से रोकती है सेल वॉल. आगे बात समझ में, जो हर को ही वो अगर हर किसी चीज़ को जाने देगी तो सेल मेम्ब्रेन उनको प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं तो इसलिए कुछ चीज़ें ये भी बाहर रोक देती है जाने से, और फिर कुछ चीज़ें अंदर जाती है तो वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि जाना है कि नहीं, ऐसा भी हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज ग्लैक्टेंस मैनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. देखो, एल्गी जो है उसके पास क्या सेल वॉल है, जो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है. ठीक, किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है. एल्गी के पास सेल वॉल है जो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, ग्लैक्टन्स की बनी है, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है. ठीक है, इन सब चीज़ों की बनी है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि एल्गी में जो सेल वॉल है वो किस किस चीज़ की बनी है, सेल्यूलोस ग्लैक्टन्स मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, देखो कोई वर्ड अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी. ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, बस समझ में आना चाहिए. While in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. हाँ, तो देखो क्या बोलिए, एल्गी में जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनती है, सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनन्स की एंड मिनरल्स की, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गई, इन सब की बनती है सेल वॉल. लेकिन प्लांट्स में जो सेल वॉल है, ठीक है, जो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो कैसी बनती है, in other plants it consists of cellulose, cellulose, pectins and proteins की बनती है. ठीक है, the cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth. हाँ, तो देखो जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की प्राइमरी वॉल, ठीक है, यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, उसको क्या बोला है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल. ठीक है, यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी
वॉल वो क्या होती है, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वो क्या होती है, वो ग्रोथ के कैपेबल होती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। हाँ, फिर क्या है, फिर जो प्राइमरी वॉल होती है वो क्या है, धीरे धीरे गायब होने लगती है जैसे जैसे सेल बढ़ता है, और सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन की साइड ऑफ द सेल, ठीक है। देखो, जब सेल मैच्योर नहीं होता, ठीक है, मान लो ये छोटा सेल है, ठीक है, ये मैच्योर नहीं है, तो ये जो प्राइमरी वॉल होगी, यानी सेल वॉल किस फॉर्म में होगी, प्राइमरी वॉल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ग्रोथ की कैपेबल होती है, मतलब ऐसे 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये ग्रोथ की कैपेबल होती है, बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाएगा, ये जो प्राइमरी वॉल होगी वो क्या है, गायब होती जाएगी, और इसकी जगह क्या बनती जाएगी, इसकी जगह बनती जाएगी सेकेंडरी वॉल, ठीक है, जो कि क्या है, मतलब किस साइड में बनेगी, इज फॉर्म्ड ऑन द इनर, ठीक है, अंदर साइड में बनेगी, मतलब कि टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल बनेगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ को बनेगी, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इनर साइड में बनेगी, जैसे मतलब ये हो गई प्राइमरी वॉल, फिर इस मतलब ये गायब हो गई, तो इधर ऐसे ये सेकेंडरी वॉल बन गई ऐसे, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन की साइड बनेगी, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन बनेगी, साइड ऑफ द सेल, इनर साइड में बनेगी, बाहर, मतलब इसके बाहर ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है, समझ गए ना। तो मतलब ये प्राइमरी वॉल तो गायब ही हो जाएगी, है ना, डिमिनिश हो जाएगी। आ गई होगी इतनी बात समझ में। The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate। तो जो मिडल लैमेला होता है इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट का होता है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो कि क्या करता है, डिफरेंट नेबरिंग सेल को क्या करता है, साथ में जोड़े रखता है, ठीक है। मिडल लैमेला जो होता है वो क्या करता है, वो डिफरेंट जो नेबरिंग सेल होती हैं उनको साथ में जोड़े रखता है, और किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है। मिडल लैमेला क्या करता है, डिफरेंट मिडल लैमेला क्या करता है, द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है मिडल लैमेला, और क्या करता है, नेबरिंग सेल को साथ में जोड़कर रखता है, ठीक है। आगे बात समझ, मिडल लैमेला क्या करता है, ठीक है, आ गई होगी इतनी बात समझ में। तो हो गया इतने। अब देखो लैमेला, अब the cell wall and middle lamella may be transferred by plasmodesmata which connected the cytoplasm of neighboring cell, traversed by plasma। हाँ, तो देखो जो मिडल लैमेला है वो क्या है, अगर उस जगह पे मतलब धीरे धीरे क्या बन जाता है, मिडल लैमेला की जगह प्लाज्मोडेस्माटा भी बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गई। अगर मिडल लैमेला नहीं है तो वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बन जाएगा, ठीक है। आ गई समझ में, आ गई होगी बात समझ में, है ना। देखो प्लाज्मोडेस्माटा और मिडल लैमेला मैं बताती हूँ। मान लो एक मिनट, ये एक सेल, रुक जाओ ये थोड़ा, अब देखिए, ठीक है, ये इसी कलर का, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको प्लाज्मोडेस्माटा और मिडल लैमेला के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, हाँ यही चाहिए था, हाँ, तो देखो ये एक सेल, ठीक है, फिर ये एक और सेल, ये एक और सेल, यहाँ पे ये एक और सेल, यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे ये एक और सेल, यहाँ पे ये और सेल, यहाँ पे ये और सेल, यहाँ पे ये सेल, यहाँ पे ये सेल, ठीक है, ये सारे मान लो सेल हो गए, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये सब सेल हो गए, है ना।
ये सब क्या हो गए, सेल हो गए। और ये जो मैंने ये येलो येलो कलर जो फिलिंग की है ये हो गया, ये क्या हो गया, ये मिडल लैमेला हो गया। ठीक है, ये मिडल लैमेला हो गया। अब जहाँ पे मिडल लैमेला नहीं होगा या मिडल लैमेला धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मिडल लैमेला में भी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग क्लेयर। हाँ, मिडल लैमेला मतलब ट्रांसवर्स भी हो, मतलब मिडल लैमेला की जगह प्लाज्मोडेस्माटा भी हो सकता है। जब मिडल लैमेला की जगह प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर देगा नेबरिंग सेल से। ये देखो, ये ऐसे, ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है दो नेबरिंग सेल का, बल्कि मिडल लैमेला साइटोप्लाज्म को कनेक्ट नहीं कर रहा, मिडल लैमेला नेबरिंग सेल को चिपकाए रख रहा है। ठीक है, मिडल लैमेला की जगह अगर प्लाज्मोडेस्माटा जब बनता है, मिडल लैमेला के बाद अगर प्लाज्मोडेस्माटा बनता है तो वो क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म को चिपकाता है दो नेबरिंग सेल के। आगे बात समझ में, ये एक मिनट मैं रफ कर लूँ इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं। Endomembrane system, while each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and function। हाँ देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेन क्या होता है, ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन। देखो, जो हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो क्या है, उनका अलग अलग एक बहुत फंक्शन है, मतलब उनका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और उनको जब हम साथ में पढ़ते हैं, बहुत से जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं उनको जब हम साथ में पढ़ते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि जो उनके फंक्शन है, मतलब सब देखो, सब जो सब ऑर्गेनल जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते, कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हो। जो कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं वो क्या है, उनके जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो क्या क्या आता है ये बता रहा है, मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisomes are not coordinated with the above components, they are not considered in the part of endomembrane system। हाँ देखो, मैंने बोला था कि हर ऑर्गेनल, जो हर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता, कुछ ही आते हैं जिनका फंक्शन जो है एक दूसरे आपस में कोऑर्डिनेट करता है, मतलब एक दूसरे के साथ चलता है उनका फंक्शन। ठीक है, मतलब आई हो समझ में। और जो चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आती उनका जो फंक्शन है वो इन जो चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आती हैं इनसे अलग होता है, इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और ठीक है, तो इनका जो है ये कोऑर्डिनेट नहीं करता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ, इनके फंक्शंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या था, रुको ये चीज़ हाईलाइट कर लेना, एक मिनट रुकना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है और क्या वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या नहीं आता है। देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये उसके अंदर आता है। को हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। हाँ,
और क्या क्या नहीं आता है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सोम are not coordinated with above components, they are not considered the part of endomembrane system। आ गई बात समझ में, इतनी बात आ रही होगी समझ में, ठीक है। ये तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।